सो ट्रू एंड फेयर व्यू, इसके ऊपर एक पूरा डिटेल डिस्कशन ऑडिट सब्जेक्ट में है आपको। आपने किया क्या? ऑडिट का एक लेक्चर था। ओके, सो ऑडिट में एक चैप्टर इसके ऊपर ही है, ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब क्या। ओके, अभी प्रोविजंस एप्लीकेबल में देखो, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो, मतलब कौन सी? LIC, और कौन सी पता है आपको इंश्योरेंस कंपनी? बजाज इंश्योरेंस, LIC, और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, हर बैंक की एक इंश्योरेंस कंपनी होती ही है। ओके, सो इंश्योरेंस कंपनी समझ में आ गए आपको। उसके बाद बैंकिंग कंपनी की तो लिस्ट ही दे सकते हो अभी आप। सब बैंक्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI, मतलब कौन सी भी बैंक, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, कौन सी भी बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, और एनी कंपनी एंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? MSEB, महाराष्ट्र स्टेट, MSEB का फुल फॉर्म? करेक्ट, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, MSEB। कर्नाटक में भी ऐसा ही कुछ होगा ना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी? KPCL। हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सप्लाई कंपनीज है। तो ये तीनों के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट एप्लीकेबल है। ओके, सो जब मैं CA इंटरमीडिएट में थी तब हमें ये तीनों कंपनीज के 3 अलग अलग चैप्टर्स थे। इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट्स, बैंकिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट्स, कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फाइनल अकाउंट्स। क्योंकि इनका जो फाइनल अकाउंट्स है उसके लिए अलग अलग एक्ट है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और यहाँ का इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट, IRDA, ये एक्ट तो वहाँ पर फॉर्मेट्स दिए हुए हैं उनके फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स के। तो उस हिसाब से आपको फाइनल अकाउंट्स करने हैं। सो फॉर एग्जांपल, आपका क्लाइंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, SBI है, HDFC है, तो उनकी बैलेंस शीट ऐसे दिखेगी क्या? शेड्यूल 3 जैसी नहीं दिखेगी, अलग दिखेगी, जो आपने कभी सीखी ही नहीं है वैसी वाली दिखेगी। ओके, तो आप कहाँ से सीखोगे? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट खोलना है गूगल पे जाके, और एक्ट के नीचे जो शेड्यूल दिया हुआ है उस शेड्यूल में आपको फॉर्मेट समझेगा उनके फाइनल अकाउंट्स का। ये ABC हो गए, और DB है, मतलब सब में और है। हाँ, और एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी फॉर विच अ फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज बीन प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट गवर्निंग सच क्लास ऑफ कंपनी। सो देखो, उन्होंने क्या किया है, कंपनीज एक्ट में उन्होंने 2 पार्ट्स किए हैं कि स्पेसिफिक एक्ट अप्लाई होगा इन 3 कंपनीज को, और एनी क्लास ऑफ कंपनी जिसको स्पेसिफिक एक्ट एप्लीकेबल है, जिसके अंडर फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। ओके, सो ऐसे लिख के उन्होंने लिस्ट स्टॉप कर दी, नहीं तो लिस्ट बढ़ती जाएगी। सो फ्यूचर में कौन सी भी कंपनी आ जाए वो एनी अदर क्लास में कवर हो जाएगी। ठीक है, ओके। आई थिंक आप दोनों आर्टिकल 370 को थे, मूवी को, सो आपको लॉ समझा होगा कि आगे फ्यूचर को एस्टिमेट करके लॉ कैसे प्रिपेयर करना पड़ता है। सो इन केस ऑफ ऑल अदर कंपनीज, ये सेकेंड पार्ट हुआ, बैलेंस शीट एज पर फॉर्म सेट आउट इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। सो शेड्यूल 3 में क्या है, फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। शेड्यूल 3 के 2 पार्ट्स क्या बोल रहे हैं वो, पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट 2 P&L। ठीक है, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 क्या है वो आप गूगल पे सर्च करो। शेड्यूल 2 में तो डेप्रीसिएशन रेट्स है, वो मुझे पता है, हमारे टाइम शेड्यूल 6 में थे वो डेप्रीसिएशन रेट।
क्योंकि हमने सीखा है कंपनीज एक्ट 1956, आप सीख रहे हो कंपनीज एक्ट 2013। ओके, डिवीजन 1, 2, 3 में कंपनीज को डिवाइड किया है ना उन्होंने। डिवीजन 1 में कौन है देखो, डिवीजन 1 इज एप्लीकेबल टू कंपनीज दैट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप डिटेल में सीख रहे हो इंटरमीडिएट में। डिवीजन 2 में ऐसे कंपनीज है दैट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एस, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इंड एस आप सीखने वाले हो सीए फाइनल में, ईच एंड एवरी इंड एस। सो किसको एप्लीकेबल है, तो लिस्टेड कंपनीज तो है ही एप्लीकेबल, प्लस कुछ टर्नओवर्स एंड कैपिटल्स के वगैरह लिमिट्स है, उसके ऊपर आप गए तो आपको एएस नहीं लगाने हैं अकाउंटिंग करते वक्त, आपको इंड एस लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि इंड एस इज बेस्ड ऑन आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, वो ग्लोबल हो गए एंड उसको देसी करने के बाद वो हो गया इंड एस। जैसे मैंने बताया था चाइनीज एंड देसी चाइनीज में जो फर्क है वही फर्क है आईएफआरएस एंड इंड एस में। ठीक है, डिवीजन 3 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, मतलब एनबीएफसीज दैट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अगेन इंडियन एस इंड एस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सो देखो एनबीएफसीज मतलब मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस वाले लोग, मतलब ये क्या करते हैं, लोन तो देते हैं बट इनके पास आप सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हो क्या, नहीं, वो बैंक नहीं है, इसलिए तो नाम क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। बट फाइनेंस मिलेगा आपको, वहाँ से लोन मिलेगा, बट आपको लोन मिल रहा है एनबीएफसी से, बट उनको पैसे कहाँ से आते हैं फिर, क्योंकि उनके पास सेविंग अकाउंट, एफडीज वगैरह कुछ नहीं है ना, आरडी वगैरह जो बैंक के पास होता है ना, बैंक में आप एफडी वगैरह बनाते हो, एफडी आरडी सेविंग, वो पैसा जाता है एज अ लोन, बट इनके पास पैसा कहाँ से आता है, हाँ मतलब शेयर कैपिटल होगा ना, मतलब कैपिटल उन्होंने फंडिंग किया होगा ना, हाँ करेक्ट। और अभी हाँ इंटरेस्ट इनकम कैसे हुआ उनका, जो लोन दिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला उससे आगे को लोन दो, हाँ सो ये मैंने बताया था, ये ऊपर से लोन लेते हैं। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, बड़े बड़े गवर्नमेंट लेवल के लोगों से ये लोन लेते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट 5% पे करेंगे, आपको 10% इंटरेस्ट पे देंगे लोन। सो बीच का 5% क्या हुआ, उनका इनकम। ओके ठीक है, समझ में आ गया। सो बट सारे एनबीएफसीज को ये नहीं एप्लीकेबल है, ये बैलेंस शीट पी एंड एल शेड्यूल 3 वाला, ओनली दोज एनबीएफसीज टू whom Ind AS are applicable ना, NBFCs that are required to apply Ind AS under section 133 of the Companies Act, इनको क्या करना है, शेड्यूल 3 वाली बैलेंस शीट एंड पी एंड एल करनी है। ठीक है, ये स्टार कहाँ से आया है, ये स्टार का एक्सप्लेनेशन, स्टार किधर है, इधर था वो स्टार, इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। Section 14D of the Companies Act 13 states that the provisions of the Companies Act shall apply to companies engaged in the generation or supply of electricity except insofar as the said provisions are inconsistent with the provisions of Electricity Act 2003,
Keeping this in view, Schedule 3 may be followed by such companies till the time any other format is prescribed by the relevant statute. ओके, सो दोनों जगह पे सेम है तो ठीक है, बट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में कुछ अलग फॉर्मेट आया तो पर्टिकुलरली उस पार्ट के लिए वो प्रोविजंस लगाने हैं. So points to be kept in mind while preparing final accounts: requirements of Schedule 3, other statutory requirements, accounting standards notified by Ministry of Corporate Affairs MCA, AS 1 to 29 जो आप सीखने वाले हो. ओके, आपका सिलेबस मतलब यही है ना, AS 1 to 29. नोटिफाई किसने किए हैं? MCA, Ministry of Corporate Affairs. Statements and guidance notes issued by ICAI which are necessary for understanding the accounting treatment, valuation, disclosures suggested by ICAI. ठीक है. So for example, accounting standard अप्लाई करते वक्त इंडस्ट्री को कुछ प्रॉब्लम्स आ गए कि हमारी जो सिचुएशन है ना वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर ही नहीं है. पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिया हमने 2-3 बार. ओके, टेक्निकल लूपहोल. तो फिर वो आईसीआई को ये करते हैं कि ये सिचुएशन में प्रॉब्लम है, हमें इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे. फिर आईसीआई क्या करती है, एक एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंट करके गाइडेंस नोट्स एंड स्टेटमेंट्स इशू करती है, गाइडेंस देती है कि इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है. आप आपके सिचुएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इस रूल को ऐसे इंटरप्रेट करो जो आपके सिचुएशन में बैठ जाएगा. ऐसे गाइडेंस आईसीआई देती है. आईसीआई का कौन सा कमेटी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो कमेटी है वो. ठीक है. फिर कंप्लायंस विथ एस, कंप्लाई करना है ये किसने कंपलसरी क्या है? सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट. एज पर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट इट इज मैंडेटरी टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, एमसीए नोटिफाई करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को. ओके, एंड इशू कौन करता है स्टैंडर्ड? आईसीआई. नोटिफाई कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. अभी ये जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट का जो मैंडेटरी करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप फर्म को कर पाएगा? मैंडेटरी नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट. फिर इन लोगों को कौन है? इन लोगों का हम है. ओके, आईसीआई विल इशू एंड नोटिफाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप फर्म्स एंड एनपीओ वगैरह भी, नॉट फॉर प्रॉफिट. मतलब जो कंपनी कॉर्पोरेट नहीं है उन सबके आईसीआई ही करेगी नोटिफाई भी. ठीक है. तो कुछ अलग स्टैंडर्ड्स है क्या? नहीं, यही स्टैंडर्ड्स 1 to 29 वाले. सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, ये कंपनीज एक्ट कवर नहीं करता है ना उनको, सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप को, इसलिए फिर आईसीआई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. ठीक है. शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज, इन्होंने ही ऑफ लिखा है, टू द कंपनीज एक्ट. एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी और कंपनीज एंड कंप्लाई विद द एस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 एंड शुड बी इन लाइन इन द फॉर्म or forms as may be provided for different class or classes of company in Schedule 3. Schedule 3 to the Companies Act has been given as annexure at the end of this chapter. So ICAI का मॉड्यूल आने के बाद, चैप्टर के बाद, at the end of chapter you will get annexure. उस annexure से आपको क्या करना है? लर्न करना है फॉर्मेट. करेक्ट. सो यहाँ पर एक 2 नंबर आ गया. ये 2 कहाँ पर था? हाँ, 1 to 29, बट उसमें से मैंने बताया था 2 एस विड्रॉ किए हैं, 6 and 8. तो AS6 जो हमने पढ़ा था, मैं जब स्टूडेंट थी, अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन ऐसे नाम था उसका, तो वो AS6 अभी AS6 के सारे प्रोविजंस इंक्लूड किए AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट.
एंड AS8 था रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर कुछ कॉस्ट है तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है। ओके, फॉर एग्जांपल AI बेस्ड कुछ सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो, आपका क्लाइंट, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो भी खर्चे आ रहे हैं उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, वो AS8 में था। तो वो सॉफ्टवेयर जब बन जाएगा, सो सॉफ्टवेयर इज एन इंटेंजिबल एसेट, आप हाथ नहीं लगा सकते हो बट वो एसेट है आपका। सो वहाँ के सारे प्रोविजंस हटा के AS26 में डाल दिए हैं। ओके, सो ये AS विड्रॉ हो गए बट इसके प्रोविजंस है AS10 एंड AS26 में। ठीक है, इसके बाद के एग्जाम्पल्स हमने किए थे, मतलब आपने किए थे। हाँ, ओके, सो अभी के टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन था। हाँ, अभी टेस्ट 1 में, सो जो May 24 को बैठ रहे थे कि व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स दैट आर एप्लीकेबल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड रिसीवेबल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स दोनों मिला के ट्रेड रिसीवेबल होता है। एंड ट्रेड पेएबल्स में हाँ, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल मिला के ट्रेड पेएबल्स होता है। ठीक है, सो ट्रेड रिसीवेबल्स के डिस्क्लोजर्स पूछे थे उन्होंने क्या करने हैं एज पर शेड्यूल 3। सो लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स एंड शॉर्ट टर्म दैट इज करंट। सो लॉन्ग टर्म मीन्स नॉन करंट, शॉर्ट टर्म मीन्स करंट, ऐसे बाइफर्केशन करना है आपको। ओके, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स शैल बी सब क्लासिफाइड एज सेक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड, अनसेक्योर्ड कंसिडर्ड गुड। सेक्योर्ड मतलब आपको कुछ सिक्योरिटी दी है कस्टमर ने कि मैंने पैसे नहीं दिए ना तो मेरा ये गाड़ी उठा के ले जाओ। ओके, दैट इज सिक्योर्ड डेटर्स है वो, तो वो पहले लिखो कितने हैं। अनसेक्योर्ड है बट कंसिडर्ड गुड, कुछ सिक्योरिटी नहीं दी है बट ये बंदा पेमेंट करता है एज पर हिज पास्ट रिकॉर्ड। एंड डाउटफुल मतलब एज पर पास्ट रिकॉर्ड डाउटफुल है, मन में है तो करेगा नहीं तो नहीं करेगा, मतलब पैसे से संबंध नहीं है, मन में है तो करेगा। ठीक है, देन अलाउंसेस फॉर, सो ये फर्स्ट आपको सब क्लासिफिकेशन करना है। सेकेंड इज अलाउंसेस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शैल बी डिस्क्लोज अंडर द रिलेवेंट हेड सेपरेटली। सो जो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिखाते हो ना, वो उसका अलग हेड बताया ना सेपरेटली, या नेट अमाउंट लिखते हो डायरेक्टली, नेट नहीं लिखनी है। नोट्स में आपको पहले ग्रॉस डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड देन आउटर कॉलम में नेट लिखना है। ठीक है, रोमन 3 में उन्होंने दिया था डेट्स ड्यू बाय डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स से कितना रिसीवेबल है, और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ देम आइदर सेवरली और जॉइंटली विथ एनी अदर पर्सन। ओके, सो कितना डिटेल है देखो। सो जहाँ जहाँ पर भी ये लोग फ्रॉड कर सकते हैं वहाँ के डिटेल आपको डिस्क्लोजर्स देने हैं। एनी ड्यूज रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर्स, अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ देम आइदर सेवरली और जॉइंटली विथ एनी अदर पर्सन, और डेट्स ड्यू बाय फर्म्स और प्राइवेट कंपनीज रिस्पेक्टिवली इन विच एनी डायरेक्टर इज अ पार्टनर or a director or a member should be separately stated. Okay, TCS का डायरेक्टर ABC पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो ABC से जो रिसीवेबल है TCS को वो डिस्क्लोज करना है क्या? यस करना है। ओके, TCS का डायरेक्टर मेंबर है XYZ कंपनी का। ओके, उसका शेयर होल्डिंग परसेंटेज 1% है, सिर्फ 1% शेयर्स लिए उसने उस XYZ कंपनी के, और XYZ कंपनी से कुछ रिसीवेबल है TCS को, तो TCS को वो डिस्क्लोज करना है क्या? यस। ओके, 1% क्या 0.1% भी है शेयर होल्डिंग तो भी डिस्क्लोज करना है। सो इतना सब डिटेल बड़े कंपनीज के लिए आएगा,
और आपको इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए तो आपको बिग फोर में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे फर्म में ये आपको एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा इतना डिटेल, तो आपको ये सिर्फ बुक्स में सीखना पड़ेगा। बट आप प्रैक्टिकली कब देख पाओगे बिग फोर में कि हाँ मैम हमने जो पढ़ा था ना वो आज मैंने सच में किया है कंपनी में। ओके, ये डिस्क्लोजर्स ढूंढने के लिए आपको हमने ये एक्सप्लेन 1 मिनट में डिस्कस किया, ये ढूंढने के लिए 4-4 दिन लगेंगे ना। डायरेक्टर से पहले तो सारे ट्रेड रिसीवेबल्स की लिस्ट निकालोगे, फिर उस लिस्ट में देखना पड़ेगा कि ये इन्वॉल्व है क्या, मतलब ये पार्टनर है क्या, कहाँ पर शेयर होल्डर है क्या। ओके, और इनके ट्रेड रिसीवेबल्स की लिस्ट कितनी होगी? 10 ट्रेड रिसीवेबल्स, 100, 1000, 10,000। जस्ट इमेजिन अंबानी, रिलायंस ग्रुप इमेजिन करो, रिलायंस ग्रुप की ट्रेड रिसीवेबल्स की लिस्ट एंड उस लिस्ट में ये डिस्क्लोजर इमेजिन करो, एक डिस्क्लोजर सिर्फ। सो कितना स्टाफ लगेगा आपको समझ में आ रहा है? सो इसमें आपको हेल्प करेगा एक्सेल, एआई टूल्स विल हेल्प यू। ओके, एंड मेन थिंग इज फर्स्ट टाइम है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका रिपीटेटिव है तो लास्ट ईयर का देख के थोड़ा थोड़ा वही हो ना। अगर लास्ट ईयर भी उससे रिसीवेबल था, करंट ईयर में भी वो रिसीवेबल दिख रहा है एंड लास्ट ईयर भी वो डायरेक्टर है, करंट ईयर में भी डायरेक्टर, तो डिस्क्लोज करना है तो काम फास्ट होगा। बट फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही आपको डिटेल इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी, इसलिए दिन रात काम करते हैं लोग बिग फोर में। फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स आउटस्टैंडिंग फॉलोइंग एजिंग शेड्यूल शैल बी गिवन। हाँ, तो वो क्वेश्चन था कि एजिंग शेड्यूल एक्सप्लेन करो, टेस्ट सीरीज में जो था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एजिंग शेड्यूल मतलब क्या वही नहीं पता था। सो क्या है एजिंग शेड्यूल, कैसे करना है? देखो पहले रोज देखो क्या है। रोज एक्चुअली पर्टिकुलर्स 1 2 3 4 ये रोज है एंड कॉलम्स एक्चुअली 3 ही कॉलम है। हाँ, एक पर्टिकुलर का कॉलम है, दूसरा कॉलम है आउटस्टैंडिंग फॉर फॉलोइंग पीरियड्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। सो ड्यू डेट आ गई, उसके बाद ये कितने दिन के लिए आउटस्टैंडिंग था। हाँ, ये सेकेंड कॉलम है, तीसरे कॉलम में टोटल। सो जो सेकेंड कॉलम है उसमें फिर कैसे लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, मतलब एग्जैक्ट 6 मंथ के लिए है ड्यू फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट, तो वो कौन से कॉलम में आएगा? सेकेंड। देन 1 to 2 ईयर्स का, देन 2 to 3 मोर देन 3। सो एग्जैक्ट 3 है तो इधर आएगा, हाँ वो एग्जैक्ट 2 है तो इधर आएगा 1 to 2। यहाँ पर मोर देन 2 अप टू 3, यहाँ पर मोर देन 6 अप टू 1 एंड मोर देन 1 इस कॉलम में जाएगा। ओके, एंड पहले कौन से? अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स, पॉजिटिविटी से स्टार्ट करना है। अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स है मतलब उनको वो अमाउंट मान्य है। ओके, एंड दे आर कंसिडर्ड गुड। फिर अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर्ड डाउटफुल। फिर डिस्प्यूटेड, अमाउंट ही मान्य नहीं है मुझे, ये डिस्प्यूटेड अमाउंट है। डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर्ड गुड एंड डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड डाउटफुल, क्योंकि डिस्प्यूटेड है और डाउटफुल भी आना मतलब तो वो बैड डेट्स ही है ना। एंड वो मोर देन 3 ईयर्स के लिए मतलब यहाँ से आपको बैड डेट्स मिल जाएंगे, ये वाला बॉक्स, क्योंकि वो मोर देन 3 ईयर्स है, डिस्प्यूटेड है एंड डाउटफुल भी है। ओके, यहाँ पर कैसे डिस्प्यूटेड है बट अगर फाइनल हो गया तो कंसिडर्ड गुड, ही विल पे। ओके, एंड यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट को एक हैशटैग है, उसका क्या मीनिंग है? Similar information shall be given where no due date of payment is specified. In that case, disclosure shall be from the date of the transaction. Due date आपको पता नहीं है तो date of transaction के आगे आपको वो months count करने हैं, 6 more than 6. Distributable profit, दिस पार्ट इज एंटायरली रिलेटेड टू डिविडेंड। तो ये हमने क्या डिस्कस किया था, बाद में करना है क्योंकि डिविडेंड आपका लॉ में होने के बाद, ठीक है।
सो ये इलस्ट्रेशन 1 उसके ऊपर ही है, डिविडेंड के ऊपर। इलस्ट्रेशन 2 से एक्चुअली बैलेंस शीट P&L स्टार्ट हो रहा है, बट हमें उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट देखना पड़ेगा। फॉर्मेट कहाँ पर है, एनेक्स्चर में। कहाँ पर भी घूम सकते हो, क्योंकि तो ही वो ब्रेक लगता है ना। 10 मिनट इधर ही बैठे रहे तो क्या ब्रेक हुआ।
वाचत राहायचं की मग ते सोपं होतं. सारखं सारखं वाचायचं, जे शिकवलंय ना ते त्या दिवशी 2दा वाचायचं घरी जाऊन. हा, मग जास्त वेळ टॅक्सलाच जायचा, कारण कसं टॅक्समध्ये गॅप नाही होऊन द्यायची. म्हणजे घरी गेल्यावर आपण खूप दमलोय म्हणून मी जेवून हात न धुता झोपले असं नाही होऊ शकत ना. मी किती दमले असले तरी पोचते मी बेसिनपर्यंत. मला फिंगर बाउल नाही येत बेडवर ना. म्हणजे हात धुणं जितकं नेसेसरी आहे तसं सेल्फ स्टडीमधलं बाकी सब्जेक्ट्स राहिले तर जाऊ दे, झोप आली म्हणून राहिले, पण टॅक्स इज हात धुणे, ते करूनच झोपायला पाहिजे. मग तुम्ही झोपून वाचलं तरी चालेल किंवा मग सरांचं रेकॉर्डिंग परत ऐकत ऐकत झोपलात तरी चालेल, किंवा तुमचे की पॉईंट्स जे अंडरलाईन केलेले असतील ते रेकॉर्ड करा तुमचे तुम्हीच आणि ते रेकॉर्डिंग ऐका. सो आत्तापर्यंत जितके की पॉईंट्स हे करून ठेवलेत अंडरलाईन ते रेकॉर्ड करा, कारण कसे प्रत्येक वेळी मी नोट्स उघडून नाही रिवाईज करू शकत, पण मी रेकॉर्डिंग कधीही ऐकू शकते ना. आता तुझ्या ट्रॅव्हलिंग टाईममध्ये झालं, घरी जाईपर्यंत टॅक्स रिवाईज डन, टॅक्स रिव्हिजन. सो रेकॉर्डिंग चांगला ऑप्शन आहे आणि ते प्रत्येकाने आपलं आपलं करावं, कारण प्रत्येकाचं मार्किंग वेगळं असतं ना. नाहीतर रेडीमेड क्लासवाले पण देतात आजकाल नोट्स, ऑडिओ नोट्स म्हणतात त्याला, ऑडिओ नोट्स. पण म्हणजे तुम्ही आपण केलेलं जे समाधान असतं की मी नोट्स बनवलेलं आहे आणि त्यातनं मी करतोय आणि त्यावर तुमचा कॉन्फिडन्स पण असतो की काही सुटलं नाही यातलं, कारण तुम्ही ते शॉर्ट करताय. सो जे तुम्ही कट डाऊन डिलीट केलंय ते आयुष्यात कधीच बघणार नाही आहात, त्यामुळे तुमचं तुम्ही केलेलं बेटर.